जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद एक बार फिर से आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। और साथियों, परीक्षा का समय है, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पहले से आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें, मतलब अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर लगाया करिए ताकि जो है लोगों तक हम पहुंच पाएं और लोगों तक हम पहुंचेंगे तो लोग सफल होंगे तो आप सफल होंगे और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। और इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं आप लोगों से जो है ये बात कह सकूं कि आप लोग इसको व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लिया करिए। चलिए, और अभी तक अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़ जाइए, क्योंकि रोज़ उसमें हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम को देखते हुए कंप्यूटर के एमसीक्यूज चल रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी डाले जाते हैं जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत होती है एक सकारात्मकता के साथ। तो आइए लेखक क्या कह रहा है सुनते हैं। किस्मत के पन्ने वही पलटता है जो दिन रात मेहनत करता है। मतलब दिन और रात दोनों मेहनत करने वाला व्यक्ति ही किस्मत के पन्नों को पलटता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किस्मत का मतलब क्या है तो आप लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन साथियों, किस्मत हम तभी पलट पाएंगे जब हम दिन रात मेहनत करें। मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, लेकिन मजदूर भी अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि मजदूर का काम जो है कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम देखें मेहनत करने से तात्पर्य, तो मेहनत करने के लिए प्लानिंग भी करना ज़रूरी है। अगर मैं मजदूर के शब्द का उपयोग किया हूं तो ये मत बोलिएगा कि सर वो भी तो इंसान है। लेकिन एक मजदूर ही जो है वो एक राजमिस्त्री बनता है और राजमिस्त्री से वो ठेकेदार बनता है और ठेकेदार से वो बिल्डर बनता है। आप अगर नहीं देखे होंगे अपने इर्द गिर्द तो इसको जो है खोजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो प्लान करा उसने तो वो जो है राजमिस्त्री बना, वो जो है आपका ठेकेदार बना और ठेकेदार बनने के बाद बिल्डर बना है। तो प्लान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथियों। आज है कितनी तारीख? तो आज है 13 जुलाई। ठीक है, और 13 जुलाई का आपको प्रॉपर क्या करना है, अपने को करना है प्लानिंग की। हमें 13 जुलाई आज है तो हमें करना है 14 जुलाई का तैयारी। और 13 जुलाई के रात को रोज डोज लेने बोलते हैं सर बोले, ये प्लानिंग का डोज। ठीक है, आप एक गोली खा सकते हो, 2 गोली खा सकते हो, 3 गोली खा सकते हो, जितना भी गोली खा सकते हो। गोली खाने से तात्पर्य ये कि आपको प्रॉपर अपने सब्जेक्ट का प्लानिंग करना है और 14 तारीख को आपको क्या करना है, उसको पूरी तरीके से उसमें जान झोंक देना है, उसको तैयार करने के लिए, मतलब इस प्लान को अचीव करने के लिए, इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए, इस प्लान को पूर्ण करने के लिए। समझ रहे मेरी बात? तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और दिन रात आप मेहनत करेंगे ऐसे ही प्लानिंग करके तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। और मैंने बताया था कि 1987 के समय में क्या हुआ था, विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी और 5 अरब होने के कारण जो है आपका उस दिवस को मनाया गया था। फिर बाद में यूएनडीपी ने, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो है उसने जो है हर साल 1990 से 11 जुलाई को मनाना स्टार्ट कर दिया। क्या? तो विश्व जनसंख्या दिवस। और ये बात हुई थी और कितने लोगों ने ग्रैब किया ये देख लेते हैं। तो आंसर लगा है श्री ने 11 जुलाई। सबसे ऊंचा बांध यूपी। तो ये यूपी ना हो के बेटा यूके लिख सकते थे, कोई बात नहीं, हो सकता है टाइप करते करते जल्दी कर दिया होगा आपने। तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है भागीरथी नदी पर। वेरी गुड। और गुरुत्वीय बांध की बात करें तो भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। वेरी गुड, सही आंसर दिया है श्री आपने। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। उसके बाद है शशि टंडन, आंसर इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। वेरी गुड। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260.5 मीटर। वेरी गुड बच्चा। गुरुत्वीय बांध की बात करें तो भाखड़ा नागल बांध। दोनों का आंसर सुपर फैंटास्टिकल, माइंड ब्लोइंग एंड संडा बबला आंसर रहा है। वेरी गुड। आपको इसी प्रकार से कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है बच्चे, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये क्या हो गया भाई, कैंसिल करो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अगला आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज से आपका कंटेंट हिंदी मीडियम वालों का अलग और इंग्लिश मीडियम वालों का अलग कर दिया है मैंने। मतलब कि इंग्लिश माध्यम वाले बार बार जो है उसको चेक करते थे, मैंने सलाह ली एक दो लोगों से, तो मैंने दोनों के कंटेंट को सेपरेट कर दिया है। तो अब आप लोगों को, अगर आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो हिंदी वाला पढ़िए, इंग्लिश माध्यम वाले हैं तो इंग्लिश वाला पढ़िए। ठीक है, तो मतलब सेपरेट कर दिया है कंटेंट प्रॉपर मैंने। तो हाल ही में यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं। इस विस्तार से बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में कुल साइटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 11 नए बनाए हैं, 759 हो गए हैं अब ओवरऑल। विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को जो है घोषित करता है बेसिकली, तो 759 टोटल साइट्स हो गई है विश्व में 136 देशों में। तो आइए इसकी सारी जानकारी प्राप्त करें। यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया है, जिसमें से आपका ये यूनेस्को संस्था को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, इसका जो है आपका हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, 11 देशों के 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को नामांकित किया गया है। कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 159। कुल देश कितने हो गए कि कितने देशों में बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 136 देशों में। ठीक है, अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वहाँ की स्थलीय, तटीय, वहाँ की प्राकृतिक वातावरण एवं जितनी भी वहाँ की जैव विविधताएं हैं उनको संरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से बनाया जाता है बेसिकली। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक विकास एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व का। तो अब क्या है, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची नवीनतम जो आपका जो जोड़े गए हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे कैंपेन ब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो बेल्जियम नीदरलैंड में। वैसे ही ये 11 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इतना भी डेप्थ में नहीं पूछेगा, लेकिन याद रख लीजिएगा। जैसे कि क्या है, तो डेरेन नॉर्टे आपका चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? कोलंबिया में। फिर उसके बाद है डोमिनिकन गणराज्य है, वहाँ है मेड्रे लास आवास बायोस्फीयर रिजर्व। सबका जबान इधर उधर फंस जाएगा मतलब इतना खतरनाक नाम है। ठीक है, ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया, और यहाँ पर भी मैंने जो है आपका हिंदी और इंग्लिश को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। भारत में अगर बात करें तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं अब बढ़ जाती है हमारे व्यापम के लिए। ठीक है, तो व्यापम के एग्जाम वाले लोग सब तैयार हो जाओ। अगर बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित अगर कोई घटना हुई है या कुछ हुआ है वैश्विक स्तर में, तो भारत के जीएस के लिए जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि अगर देखें, नीचे से याद करते हैं, तो भारत में अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर देखें तो वहाँ पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा आपको यहाँ। फिर उसके बाद आप तमिलनाडु में आओगे तो तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी मतलब गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा। देन उसके बाद अगस्त मलाई मिलेगा आपको कहाँ? केरल में। और कर्नाटक केरल और आपका तमिलनाडु के बीच में जो घाट है नीलगिरी पहाड़ी का, वो भी एक जो है क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश जाओगे तो यहाँ श्रीशैलम मिलेगा। फिर इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये याद करने का तरीका है बेटा, नीचे से ऊपर आए, फिर उसके बाद क्या करेंगे? वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो कंचनजंगा मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश में आपको पंचमढ़ी पन्ना मिलेगा। देन उसके बाद आपका क्या है? छत्तीसगढ़ में अचानक मार। छत्तीसगढ़ के बाजू में क्या है? तो छत्तीसगढ़ के बाजू में उड़ीसा है। उड़ीसा में आपको सिमलीपाल मिलेगा, दिख रहा है आपको सामने। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में। देन उसके बाद आप बायोस्फीयर आपका उसके बाद कहाँ जाओगे? तो पश्चिम बंगाल जाओगे, जबान फंस जा रही है। तो पश्चिम बंगाल जाओगे तो वहाँ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आपका उत्तराखंड में क्या मिलेगा? तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। उत्तराखंड में नंदा देवी मिलेगा। फिर कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला नाम सुना होगा आपने, कहाँ? सिक्किम में वो मिलेगा। फिर असम में 2 है, मानस और डिब्रू सिखोवा। ठीक है, फिर उसके बाद नौकरेक मिलेगा कहाँ आपको? मेघालय में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से ये सारे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है इसको आपको याद करना है और याद करना अनिवार्य है। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि नीचे से ऊपर जाओ। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने क्या बोला? याद करो तुरंत बैठ साथ में। सबसे पहले ग्रेट निकोबार, फिर उसके बाद क्या मिला?
तमिलनाडु का तट मिलेगा तो गल्फ ऑफ मन्नार मिला, मतलब मन्नार की खाड़ी मिलेगी। फिर उसके बाद कौन सा राज्य है, तो केरल है, तो केरल में अगस्तमलाई याद रखना है। फिर उसके बाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, तो नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी। नीलगिरी की पहाड़ी की जो घाट है वो क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर ऊपर जाओगे तो आंध्र प्रदेश में क्या मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा श्रीशैलम। फिर उसके बाद आप वेस्ट टू ईस्ट स्टार्ट करोगे तो वेस्ट में क्या है, गुजरात में, तो गुजरात में कच्छ का रण मिलेगा, यहाँ दिखाई दे रहा है कच्छ का रण, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में आओगे तो पंचमढ़ी, पन्ना, 2 याद रखना है। फिर छत्तीसगढ़ आओगे तो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा कौन सा, तो अचानक मार्ग, भूल के, थोड़ा डर के, सहम के, सोच समझ के जाना, भगवा चाप दी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका उड़ीसा, उड़ीसा में सिमलीपाल याद रखना है। फिर उसके बाद सुंदरवन याद रखना है पश्चिम बंगाल में। फिर हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट। फिर उसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी याद रखना है। फिर सिक्किम पहुंचे तो सिक्किम में क्या है, तो कंचनजंगा है आपका। असम में 2 याद रखना है, मानस और आपका डिब्रू सिखोवा। फिर उसका नौकरेक मेघालय में है और दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। जितने बार बोला हूँ उसको सबको याद कर लेना, प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है बेटा, ठीक है। चलो, दक्षिण कोरिया विमान रोधी लेजर हथियार का उत्पादन शुरू करेगा। दक्षिण कोरिया, जिस प्रकार से बीच में आप लोग ये देख रहे होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो लड़ाई चल रही थी उसमें आपको लेजर बीम का नाम सुना होगा, उसमें लेजर बीम नहीं सुना होगा, तो लेजर बीम नाम का एक हथियार बनाया था जो लेजर के माध्यम से जो है वो विमानों को ध्वस्त कर देता था। तो वो क्या थी, छोटी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन बड़े स्तर में अगर कोई कर रहा है तो वो कौन है, दक्षिण कोरिया कर रहा है। विमान रोधी लेजर हथियार का उत्पादन कर रहा है। इस संदर्भ में डीपीएपी वहां की संस्था है, डीएपीए ने किस दक्षिण कोरियाई रक्षा कंपनी के साथ लगभग 100 बिलियन का जो है, 100 बिलियन वॉन का, मतलब 72 आपका मिलियन डॉलर हो जाएगा का सौदा किया है इसने। चलो बता देता हूं अभी के अभी, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हानवा एरो स्पेस इसका नाम है, क्या नाम है, हानवा एरो स्पेस, ठीक है। चले आगे। चलो, दक्षिण कोरिया विमान रोधी लेजर हथियार का उत्पादन कर रहा है। ड्रोन पर हमला करने के लिए डिजाइन किए गए इस लेजर हथियार का उत्पादन जो है किया जा रहा है। अगर ये बन के तैयार हो जाता है इस साल के अंत तक तो ये विश्व का सबसे पहला देश होगा इतने बड़े पैमाने पर इस मतलब लेजर बीम का उपयोग करते हुए कोई देश होगा, ठीक है। हानवा एरोस्पेस जो है 100 मिलियन वॉन इसमें खर्चा कर रहा है। 700 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म लेजर जो है वो छोड़ेगा, इसमें साउंड भी नहीं है ज़्यादा, वो जो है आपका वाइब्रेशन भी नहीं है, और 700 डिग्री सेल्सियस का आग का तापमान सीधा का सीधा वो किस में दाग देगा, किसी भी मतलब आपका मतलब हवाई वस्तु का मतलब आपका विमानों का, ठीक है, अगर कोई हमला करता है तो, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया वॉन यहाँ की जो मुद्रा है, प्रधानमंत्री हान डाक सू है, ठीक है, हान डाक सू। इंग्लिश मीडियम वाले लोग इसको प्रॉपर पढ़ेंगे, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाएं, सारा कंटेंट टेलीग्राम में मिल जाता है। कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है, जिसका गठन 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। तो क्या है इसका संगठन का नाम, पहले तो पता होना चाहिए। संगठन का नाम है, कहाँ है भाई, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, है ना, ये संगठन का नाम है। इसमें जो है साथियों बांग्लादेश को शामिल कर लिया गया है। दरअसल बात ऐसी है, हिंद महासागर के क्षेत्र में, खास तौर से हिंद महासागर क्षेत्रीय स्थिति में वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की साफ सफाई और वहाँ के सभी गतिविधियों पे जो है ये संस्था मुख्य रूप से क्या करती है, मतलब अपना सहयोग देती है, अपना कार्य करती है। इसमें जो है इनका मिशन है मुख्य रूप से। तो इसमें जो है बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश पहले शामिल नहीं था, एक संरक्षक देश के रूप में ये था, लेकिन अब पर्टिकुलर इस जो है टीम का मतलब कोलंबो सम्मेलन का, सुरक्षा सम्मेलन का ये हिस्सा बन गया है। भारत, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के 5वें सदस्य के रूप में बांग्लादेश का स्वागत किया है। एक पर्यवेक्षक देश था इससे पहले, कौन कौन, तो बांग्लादेश और सेशेल्स, है ना। लेकिन अब ये क्या हो गया, बांग्लादेश पर्टिकुलर क्या हो गया, सदस्य बन गया है। उद्देश्य क्या है इस संगठन का, तो समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री खोज और बचाव इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है, इंग्लिश मीडियम वाले लोग, बार बार बोलते रहूंगा, देख लेना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम घोषणा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के तहत मुस्लिम महिला अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। दरअसल भरण पोषण के लिए एक व्यक्ति ने याचिका लगाई थी, व्यक्ति का नाम को उल्लेखित करना ये हमारे कानून के खिलाफ होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज को ठीक से मतलब नहीं बताया है, लेकिन उससे फर्क पड़ता है क्या, नहीं जानना है तो मुस्लिम महिलाएं को अगर जो है आपका
तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद जो है उसका भरण पोषण नहीं करता है तो वो अपना हक जता सकती है, और ये बहुत अच्छा कानून है। और ये मुख्य रूप से 376 नहीं होगा ना, क्या होगा आपका धारा 125। ठीक है, ये पहले जो है रेप का केस था, ये फ्रॉड वाला था, और ये लड़ाई झगड़ा वाला केस है 151। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये धारा 125 के तहत कोई भी मुस्लिम महिला इस भरण पोषण के लिए जो है क्या है आपत्ति कर सकती है और अपना हक प्राप्त कर सकती है। तो देख सकते हैं आप, धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण पाने का हकदार महिलाओं को होगा। और ये किसके अंतर्गत है, तो विवाह पर अधिकारियों का संरक्षण 2019 अधिनियम का सहारा लिया गया है इसमें। और सीधा सीधा कहा गया है कि अगर भरण पोषण नहीं करोगे ना बेटा, तो फिर उसके बाद तुम सहने के लिए तैयार रहो कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि हमारी जो भारतीय न्याय संहिता अभी आई है उसके अनुसार जितने भी अगर देखा जा सकता है उसमें क्लॉट्स हैं, मतलब आपके कहा जा सकता है जितने भी नियम हैं वो बहुत सशक्त बन गए हैं। अब क्राइम करने से पहले भी आदमी 100 बार सोचेगा। उसका वीडियो मैं प्रॉपर लेके आऊँगा, लेकिन अभी उसका प्रॉपर एक एक क्या हो रहा है एनालिसिस हो रहा है। तो एनालिसिस के बगैर लाना मेरे लिए उचित नहीं लगता। ठीक है, इस साल नॉर्वे ने यूक्रेन को खालिस्तान लड़ाकू विमान दान करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका उद्देश्य रूस के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान हवाई हमलों से खुद का बचाव करने की कीव की क्षमता को बढ़ाएगा। देखो साथियों, बात ऐसी है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी कंटिन्यू चल रहा है, जैसे इसराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है। तो इसी बीच में नॉर्वे जो है, जो आप देखोगे नक्शा दिखाऊंगा आपको, F-16 नामक ये विमान है जिसमें मिसाइल क्षमता और सारी चीज़ों की क्षमता है, वो जो है दान देने का निर्णय ले लिया है और जो है दान जरूर दे देगा उसको, जिससे कि मतलब रूस की तरफ से होने वाला जितना भी हवाई हमला है उसको ये क्या कर सकता है, डिफीट कर सकता है, जिसको क्या कर सकता है, रोक सकता है बेसिकली। ठीक है, चले आगे। तो नॉर्वे यूक्रेन में F-16 लड़ाकू विमान दान देने का निर्णय कर लिया है। प्रधानमंत्री कौन है, तो जोनास गाहर स्टोर, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है ना। यहाँ देखो, ये यहाँ पर दिखाई देगा नॉर्वे, ये नॉर्वे है और ये रशिया है और ये यूक्रेन है। नॉर्वे पड़ोसी देश है, ये भी पड़ोसी देश है। तो ये जो है रशिया क्या कर रहा है, इसके ऊपर हमला कर रहा है, यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है, तो ये इसका सहयोग कर रहा है। भैया ऐसा नहीं चलेगा, मैं इसका सपोर्ट करूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो कौन सा दिया है आपका मतलब F-16। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर है, मुद्रा यहाँ है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, चलो नॉर्वे की बात, इंग्लिश मीडियम वाले आगे बढ़े। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय बैडमिंटन दल के मेंटर कौन होंगे, इनको जानते हो? चलो बताना तो जानते हो कि नहीं जानते हो इनको। ठीक है, तो यही रहे भैया। ठीक, क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रकाश पादुकोण। और प्रकाश पादुकोण कौन रहेंगे? बैडमिंटन दल के मेंटर रहेंगे। ठीक है, कहाँ? तो पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक है, याद रखोगे, याद रखना। दिग्गज प्रकाश पादुकोण पेरिस ओलंपिक 2024 के मेंटर रहेंगे। किसके? तो बैडमिंटन दल के मेंटर रहेंगे, है ना। और अगर कोच की बात करें तो पुलेला गोपीचंद है, RMV गुरु साई दत्त है, अगुस संतोषा है, विमल कुमार है, मैथियास बो पेरिस है। ये सब जो है वहाँ के कोच हैं। क्लियर। अगर हम बात करें क्या नाम है उनका, प्रकाश पादुकोण जी के लिए के बारे में, तो ऑल इंडिया चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय जो है पादुकोण रहे हैं। ठीक है, और ये कौन है? और इस एक मूवी देखते हुए तुम लोग बता दोगे। जो बताएगा वो बढ़िया आदमी है, जो नहीं बताएगा वो भी अच्छा आदमी है। ठीक है, चलो तो इंग्लिश मीडियम में ये रहा। चले आगे बढ़े। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कोलकाता, रक्षा राज्य मंत्री हैं कलकत्ता के, कौन है आपका? जिनका नाम है संजय सेठ। गेंस 2024 योजना शुभारंभ किया है। इस संदर्भ में गेंस के से क्या तात्पर्य है? तो गेंस का है GRSE एक्सलेटेड इनोवेशन आपका नर्चरिंग स्कीम। मतलब साथियों, जितने भी लोग मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए जो है ये स्टार्टअप किया गया है। मतलब शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं का इसमें क्या है, समाधान किया जाएगा। ठीक है, 1984 में GRISE को स्टार्ट किया गया था और आपका स्थापना इसकी 1984 में, जैसे कि मैंने बताया, मुख्यालय भारत में है। अध्यक्ष इसके हैं आपका कोमोडर PR हरी।
ठीक है। तो शिपयार्ड से संबंधित योजना है, वहाँ के लिए जो है इसे बेसिकली बनाया गया है, आप लोगों को ये याद रखना है। आर्मी हॉस्पिटल सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के शीर्ष अस्पताल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्मी के जो अस्पताल से संबंधित जितनी भी आपकी चीज़ें होती है, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित जितनी सारी चीज़ें होती है, उसके जो है हेड बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण जी को। किनको बनाया गया है? शंकर नारायण जी को। तो लेफ्टिनेंट जनरल विकेश यादव और हर्ष प्रताप सिंह लेफ्टिनेंट जनरल, ये नहीं है, ये बनाया गया है इन दोनों को। ठीक है, चलें आगे। चलो, लेफ्टिनेंट जनरल जयशंकर को आर्मी अस्पताल कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय सेना की बात करें तो अगर इनकी बात करें ना शंकर नारायण जी की, तो इनको पहले से जो है ना एक्सपीरियंस है ये सब सारी चीज़ों का। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें इन द सेंस देखभाल, दैनिक सेवाओं, स्नातक शिक्षण, चिकित्सा प्रशासन, ये सब चीज़ों का। ठीक है, भारतीय सेना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। वर्षगांठ सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कमांडेंट इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल SN राजा सुब्रमण्यम। तो इसे याद रखना है आपको, स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताएं जिसमें भारत का सुखोई 30 हिस्सा लिया है। ठीक है, देखो भाई, सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास हो रहा है वायुसेना का, जिसका नाम है अभ्यास पिच ब्लैक 24th एडिशन है, हर 2 साल में होता है, जिसमें हमारे भारत का सुखोई जो है वो पार्टिसिपेट किया है। और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, 2 टीम्स बना देती है। बहुत सारे देश हैं, जैसे कि आपके बेसिकली कहा जाए तो यहीं कहीं लिखाया होगा 20 देश है ना, तो 20 देश में जो है टीम डिवाइड कर दी जाती है। और टीम में जो है आपका एक रेड टीम होती है और एक ब्लू टीम होती है। रात के अंधेरे में भी इसका मतलब आपका प्रैक्टिस किया जाता है और सवेरे भी किया जाता है, जिसमें रेड और ब्लू टीम को जो है आपका अंतिम चरण में क्या किया जाता है, रैंक दिया जाता है, या जो है आपका उनको मतलब ट्रॉफी वगैरह दी जाती है। ठीक है, उन्हें इनाम दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक नए खालिस्तान का उद्घाटन किया है। नए खालिस्तान मतलब क्या है? तो फाइलिंग काउंटर का एक उद्घाटन किया है। फाइलिंग काउंटर जो है अब बन गया है नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का, और इस फाइलिंग काउंटर में वकील जो होंगे, जितने भी आपके मतलब अधिवक्ता गण रहेंगे, वो अपनी फाइलिंग्स को प्रॉपर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर संजो कर रख सकते हैं। और आपका सारे मतलब IT वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, उन लोग जो है प्रॉपर उसको सेव करके रखेंगे, और कभी भी कोई भी चीज़ जो है उठा के वो उपयोग कर सकते हैं। और जब भी उसका रेफरेंस लेना हो तो उसका भी जो है सारी चीज़ें क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें। ठीक है, आगे बढ़े। जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है फाइलिंग काउंटर। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, आज का जो प्रश्न है हमारा क्या है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए प्रमुख प्रायोजक के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसका आंसर देना है। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, ताकि सारा अपडेट आपको प्रॉपर मिलता रहे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।